हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासें चलती हैं उसमें आज आपकी सीडीपी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम सीडीपी के एक और अन्य पीवाईक्यू का सेट करेंगे, जिसमें लगभग 30 क्वेश्चन होंगे। थोड़ा बहुत कम हो सकते हैं, लेकिन 25 से 30 क्वेश्चन होंगे और सारे पीवाईक्यू होंगे। इसका हम मॉक टेस्ट लगाएंगे। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या कह रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी यह निरीक्षण करता है कि क्षण ए क्षण बी से लंबी है तथा क्षण बी क्षण सी से लंबी है। इस निरीक्षण के आधार पर विद्यार्थी यह निष्कर्ष निकालता है कि क्षण ए क्षण सी से लंबी है, परंतु जब यही समस्या उसे मौखिक रूप से दी जा रही है तो वह निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहा है। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार हमें बताना है कि वह बच्चा किस अवस्था में, तो मतलब मौखिक रूप से क्या हो जाएगा, उसके अंदर अमूर्त चिंतन अभी नहीं आया है। अमूर्त चिंतन किस अवस्था में आता है, तो फोर्थ स्टेज में आता है। तो कौन सी अवस्था ये हो जाएगी। अब आप इसमें सोचेंगे तो फर्स्ट और सेकंड अवस्था और थर्ड भी तो हो सकती है, तो कौन सी होगी। मैंने सीरिएशन पढ़ाया था ना, CCS का कल ट्रिक बताया था कि सीरिएशन किस में आता है, जिसमें असेंडिंग डिसेंडिंग में करता है। मूर्त संक्रियात्मक में जो थर्ड स्टेज होती है उसमें आता है, और अमूर्त चिंतन फोर्थ स्टेज में आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पियाजे के विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ स्थापित कर लेते हैं। अब न्याय के प्रति समझ बना रहे हैं और सामाजिक मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो इसमें अमूर्त बातें भी तो आएंगी। तो अमूर्त बातें किस चीज़ में आती हैं, मूर्त चिंतन किस में आता है, लास्ट स्टेज में आता है ना, औपचारिक संक्रियात्मक या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसे लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा वर्णित किया गया है। बताइए कौन सा सिद्धांत है कोहलबर्ग ने दिया है। सामाजिक अनुबंध व अभिन्न विन्यास दिया था। निकटवर्ती विकास का सेट ZPD के बारे में इन्होंने बताया था, नहीं। इनर स्पीच के बारे में बताया था, नहीं, ये भी नहीं हो जाएगा। तो किसके बारे में इन्होंने बताया था, इन्होंने आत्मकेंद्रित वाक्य के बारे में बताया था, नहीं। इन्होंने क्या बताया था, सामाजिक अनुबंध अभिन्यास। इनके जो थ्योरी थी, जो नैतिकता का जो सिद्धांत था कोहलबर्ग का, उसमें एक स्टेज थी, ध्यान रखिएगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, उसमें एक था ना स्टेज। तो ऑप्शन नंबर ए ही इनसे संबंधित है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राजेश तीसरी कक्षा का विद्यार्थी है। एक समस्या का समाधान खोजने से वह जूझ रहा है, वह खोज नहीं पा रहा समस्या का समझा। यह देखकर उसकी अध्यापिका ने उसे कुछ संकेत दिए, जिसके आधार पर वह समस्या का समाधान कर पाया। वाइगोत्स्की की शब्दावली में अध्यापिका ने पाठ प्रदान करके राजेश को किस चीज़ को पाने में मदद की। बताइए किस चीज़ को पाने में मदद की पाठ प्रदान करके। तो इसमें वाइगोत्स्की ने क्या बताया था, स्वकेंद्रिता के बारे में बताया था, नहीं। अपरिवर्तन सोच की, ये भी नहीं हुई, तो पियाजे की बात हो गई। ZPD की बात यहाँ नहीं हो रही है, या फिर हो रही है, बताइए। जैविक परिपक्वता, ये भी नहीं हो रही है। यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, ZPD क्या होता है कि जब आप किसी को टेम्परेरी हेल्प देते हैं तो उसका जो संभावित विकास होता है और उसका जो वास्तविक विकास होता है, उसके बीच का अंतर जो होता है वही ZPD कहलाता है। और इसको किसने बताया था, वाइगोत्स्की ने। तो इसमें हेल्प दे के यही तो किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ZPD या फिर समीपस्थ विकास का क्षेत्र ही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। करके सीखना, खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम एक विशेषताएं हैं किस कक्षा की। बताइए, करके सीख रहा है, खोजी अधिगम है बच्चे में, और सहभागी अधिगम मतलब मिला जुला सभी बच्चों को मिलाकर पढ़ाया जा रहा है। तो यह व्यवहारवादी कक्षा का उदाहरण नहीं। प्रगतिशील कक्षा का हो सकता है। अध्यापक केंद्रित तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि खोजी अधिगम में पढ़ाई हो रही है। निष्क्रिय तो बिल्कुल नहीं है, खोजी अधिगम में पढ़ाई निष्क्रिय कैसे हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रगतिशील कक्षा का उदाहरण है। आगे देखते हैं। राधिका एक खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छी नृत्यांगना भी है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि है। पहली इंपॉर्टेंट बात, हावर्ड गार्डनर ने मुख्यतः 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। मुख्यतः पूछा जाएगा तो 8 ही टिक कीजिएगा। वैसे यह पूछा नहीं जाता, क्योंकि कई सिद्धांत वाले कोई 8 बताता है, कोई 7 बताता है, कोई 9 भी बता देता है, इसलिए यह कम ही पूछा जाता है। अगर मुख्यतः पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगी। अभी देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतःवैयक्तिक है, नहीं। अंतःवैयक्तिक थोड़ी ना, अंतःवैयक्तिक क्या होता है, जो स्वयं को जान ले। अंतःवैयक्तिक वह होता है भाषाई कौशल भी नहीं है। शारीरिक गति संवेदी या फिर संगीतात्मक भी नहीं है। क्या है, शारीरिक गतिक संवेदी है ना, शरीर से संबंधित विकास इसमें हो रहा है। शरीर से संबंधित जो मस्तिष्क का कार्य होता है वह इसमें आता है। तो खिलाड़ी में भी क्या होगा, मसल्स का यूज होगा, और नृत्यांगना भी मसल्स का यूज होगा। तो इसमें कौन सी बुद्धि होगी, शारीरिक गतिक संवेदी होगी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर तक के बच्चों की शिक्षा के लिए किस भाषा को प्राथमिकता देनी चाहिए। बताइए, मातृभाषा को, विदेशी भाषा को, अंग्रेजी भाषा को, या फिर केवल सांकेतिक भाषा को। केवल सांकेतिक भाषा, केवल तो निगेटिव वर्ड है। अंग्रेजी भाषा को भी नहीं, विदेशी भाषा को नहीं, मातृभाषा। प्राथमिक कक्षा तक शिक्षा जो है बच्चों को मातृभाषा में देनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाता है।
लड़कियां लड़कों की तरह शैक्षिक क्षेत्र में सक्षम है, बिल्कुल ये बात तो सही है, रूढ़िवादिता नहीं है। लड़कियां हमेशा अच्छा व्यवहार करने वाली हों, कोमल और भावुक होती हैं, ये गलत बात है, ये तो रूढ़िवादिता दिखा रहा है ना। क्या लड़कियां सारी अच्छा व्यवहार करने वाली होती हैं, सारी कोमल होती हैं कि कुछ कठोर भी हो सकती हैं, कुछ अपने फैसले कठोरता से ले सकती हैं? तो ये रूढ़िवादिता दर्शा रहा है, पहले से ही कोई धारणा बना ली जा रही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा जा रहा था कौन सा दर्शा रहा है। आगे देखते हैं, आगे है अभिकथन और निष्कर्ष, अभिकथन और कारण के प्रश्न आ गए हैं। अगला प्रश्न क्या है, अभिकथन और कारण के। ऑप्शन ए देखते हैं, एक ऐसी कक्षा जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित विद्यार्थी हैं, वहाँ अध्यापिका को मानकीकृत पाठ्यक्रम के इस्तेमाल से बचना चाहिए, बिल्कुल ये बात तो सही है। जो अगर विविध क्या है, विविध परिप्रेक्ष्य वाले बच्चे हैं, तो उसमें क्या है कि हमें मानकीकृत मतलब एक स्टैंडर्ड पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए, पाठ्यक्रम लचीलापन होना चाहिए, तो ये बात तो सही कही जा रही है। बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं जब वे बाह्य रूप से प्रेरित होते हैं, नहीं ये गलत है। जब आंतरिक रूप से आप प्रेरित होंगे तब सबसे अच्छे ढंग से सीखते हैं, तो ये फाल्स हो जाएगा और अभिकथन ट्रू था, तो ए सही है, आर गलत है। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे अगला प्रश्न है, शिक्षक द्वारा निम्न में से पूछा गया कौन सा प्रश्न बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करेगा और समस्या समाधान कौशल का भी विकास करेगा? प्रदूषण क्या होता है, ये तो रटने वाले क्वेश्चन हो गए। इसमें कौन सा क्वेश्चन सृजनात्मकता का विकास करेगा? प्रदूषण किन कारणों से होता है, ये भी नहीं। प्रदूषण कितने प्रकार का होता है, ये भी नहीं। कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी। अपने शहर में आप प्रदूषण को कैसे रोकेंगे, इसके बारे में अगर आपको लिखने को बोला जाएगा तो आपके अंदर सृजनात्मकता का विकास होगा ना, आपके समस्या समाधान कौशल का भी विकास होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्रदर्शन के आधार पर विद्यार्थियों का नामीकरण, लेबलाइजेशन हमें कभी नहीं करना है, नामीकरण कभी नहीं करना है, जान लीजिए। ऑप्शन बी देखते हैं, माता पिता को उनके बच्चों की शिकायत करना कि वह क्या करने में असक्षम है, ये भी गलत बात है। अब आकलन जो है ये इसलिए नहीं किया जाता कि आप बच्चे की शिकायत कर सकें माता पिता से। विद्यार्थियों में तुलना करना भी निगेटिव वर्ड है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें क्या दिया गया है कि विद्यार्थियों द्वारा अधिगम प्रक्रिया में महसूस की जाने वाली चुनौतियों को पहचानना, उनके सामर्थ्य को समझना, चुनौतियाँ क्या है उसको समझना, उसका समाधान कैसे करना है इसको भी समझना क्या कहलाता है, आकलन का मुख्य उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का क्या मतलब होता है? समावेशी शिक्षा का क्या मतलब होता है? विविध जरूरत वाले विद्यार्थियों को अलग अलग स्कूल में पढ़ाना, नहीं, ये समावेशी शिक्षा का उदाहरण नहीं है। आगे है दूसरा ऑप्शन देखते हैं, एक ऐसी स्कूली व्यवस्था जहां सभी विद्यार्थी की ज़रूरतों की पूर्ति हो, बिल्कुल ये हो सकता है। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर अलग अलग समूह में बांटना, ये गलत हो जाएगा। डी देख लेते हैं, विद्यार्थियों में स्कूल में दाखिले देकर उस पर स्कूली व्यवस्था, ये भी नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा? एक ऐसी स्कूल व्यवस्था जहां सभी विद्यार्थियों की ज़रूरतों की पूर्ति हो, यही क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा। समावेश शब्द से बना है ना, तो सभी विद्यार्थियों की ज़रूरतों जहाँ पूर्ति होगी वही समावेशी शिक्षा के अंदर आएगी, अंतर्गत आएगी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि एक विविधता वाली कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताइए, एक विविधता वाली कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? अन्य बच्चों की उपलब्धि बढ़ाने के लिए कुछ छात्रों की उपेक्षा, नहीं, है उपेक्षा में किसी भी बच्चे की नहीं करना, सारे बच्चे समान होते हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़की। विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन विधियों का उपयोग करना, बिल्कुल ये हो सकता है। आगे देखते हैं, अगला ऑप्शन है, विद्यार्थियों के सीखने का स्तर का महत्व देना है, में कहीं ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें नहीं शब्द आया है। कक्षा में एक भयभीत वातावरण नहीं बनाना, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी हो जाएगा कि विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन विधियों का उपयोग करना चाहिए। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? बताइए, दृष्टिबाधिता से जूझ रहा है कोई बच्चा, तो उसको हम कैसे स्कूल में शामिल करने कि उसको शिक्षण अधिगम सही ढंग से सुचारू रूप से हो सके, जितनी हो सके उस जानकारी लिखित रूप से दें। दृष्टिबाधित है अगर वह बच्चा, तो लिखित रूप से कैसे उसे सूचनाएं देनी चाहिए, गलत हो जाएगा। महत्वपूर्ण जानकारी को रंगीन लेखनियों, इससे भी कोई मतलब नहीं। दृष्टिबाधित है, चाहे आप रंगीन कीजिए चाहे सादा करिए, कोई मतलब नहीं है। संप्रत्यय की व्याख्या करने के लिए श्यामपट्ट पर एक आरेख बनाना चाहिए, यह भी गलत हो जाएगा। जब वह देख नहीं सकता है तो आरेख बनाने से क्या मतलब है? जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए मौखिक तरीके अपनाने चाहिए, बिल्कुल। अगर वह दृष्टिबाधित है तो वह सुनकर ज़्यादा चीज़ों को सीखेगा, तो जानकारी को हमें मौखिक रूप से प्रस्तुत करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी बात सही है?
वे अभिसारी और परंपरागत तरीके से सोचते हैं, नहीं ये बात तो गलत है। अभिसारी चिंतन नहीं होता, उनके अंदर अपसारी चिंतन होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है। उनके सीखने के प्रति कम ग्रहणशीलता होती है, ये भी गलत है। वह बहुत अच्छे से ग्रहण कर लेते हैं, जो चीज़ सुनते हैं एक बार ही सीख लेते हैं। वे नए क्रियाकलापों को करने में जोखिम को टालते हैं, नहीं ये बात नहीं, वो जोखिम लेने से डरते नहीं है किसी भी नई चीज़ को सीखने में। वे मानसिक क्रियाओं में परिवर्तनशीलता और लचीलापन, बिल्कुल उनके मानसिक क्रियाओं में परिवर्तनशीलता होती है और लचीलापन दिखता है। आगे देखते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अभिकथन और कारण का। एक अध्यापक को कक्षा में विद्यार्थियों के बीच सहभागिता, बातचीत और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। सहभागिता भी करना चाहिए, बातचीत और वैचारिक बहस को भी बढ़ावा देना चाहिए। कारण क्या है कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने वातावरण के अर्थ में बारे में अर्थ सीजन में सक्षम होते, बिल्कुल ये भी बात सही है। तो इसमें ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो एक सांस्कृतिक संदर्भ में होती है। निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण इस विचार में विश्वास रखता है, बताइए। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है और संस्कृति को इम्पोर्टेंस कौन सी इसमें दृष्टिकोण है जो इसमें उसको बढ़ावा दे रहा है। मनोविश्लेषण दे रहा है, नहीं। व्यवहारवाद भी नहीं दे रहा है, कौन सा दे रहा है, सामाजिक संरचनावाद, समाज की बात हो रही है ना, तो नैतिकवाद भी नहीं होगा। इसमें कौन सी बात हो जाएगी, सामाजिक और संरचनावाद, जिसमें समाज को भी इंपॉर्टेंस किसमें मिलेगी, सांस्कृतिक संदर्भ में। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सामाजिक संरचनावाद ही तो सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक नए संप्रत्यय के अधिगम को बढ़ावा देता है, बताइए। एक नया संप्रत्यय सीखना है तो उसके अधिगम को हम बढ़ावा कैसे दे सकते हैं। नए ज्ञान को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, लेकिन बाकी ऑप्शन भी आप देख लीजिए। नए ज्ञान को विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से ना जोड़ना, ना लग गया, ये तो गलत बात हो गई। विद्यार्थियों पर दबाव और असफलता का डर, ये भी गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों के बीच पारस्परिक संपर्क और सहभागिता को रोकना, ये भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही उत्तर हो जाएगा, नए ज्ञान को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उपागम ज्ञान निर्माण में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कमतर रूप से देखता है, कमतर करके देखता है, मतलब कम करता है। सक्रिय भूमिका को कम करता है। कंठस्थ स्मरण, खोजी अधिगम, खोजबीन या फिर अन्वेषण, बताइए। इसमें निगेटिव आंसर पूछ रहा है तो कौन सा हो जाएगा, हमें एक ही दिख रहा है ऑप्शन निगेटिव। कंठस्थ स्मरण, रूट मेमोराइजेशन जो होता है यह विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कम करता है ना, कम आंकता है, तो यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों से निपटने का सही तरीका क्या है, बताइए। विद्यार्थी अगर त्रुटि कर रहे हैं तो उसको निपटाएं हम कैसे, उससे उसका सही तरीका क्या होगा। विद्यार्थियों को त्रुटियों करने के लिए दंडित करना, नहीं, हमें दंडित कभी नहीं करना बच्चों को। त्रुटियाँ जो है वह सीखने का एक क्या है, अंश है, एक भाग है। विद्यार्थी को सीधे सही जवाब बता देना, ये भी गलत बात है। खोजी अधिगम को बढ़ावा देना है हमें। विद्यार्थियों को अपने सहपाठी का सही जवाब नकल करने को कहना, ये भी गलत है, नकल तो कभी नहीं करना, निगेटिव पॉइंट हो जाएगा, डी हो जाएगा। अधिगम कमियों का विश्लेषण करना जिनकी वजह से त्रुटि हुई है और विद्यार्थियों को तदनुसार सहायता प्रदान करना, तो हमें विश्लेषण करना है कि ये त्रुटि कहाँ हुई है, क्यों हुई है, उसके बाद उसमें विद्यार्थियों को सहायता देना है, ना कि पूरा उसको सॉल्व करके दे देना है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसी स्थिति में जब परिणाम अनिश्चित है लेकिन ध्यान असफलता पर है, विद्यार्थियों में कौन सी भावना का अनुभव करेंगे, विद्यार्थी में कौन से संवेग का अनुभव होगा, बताइए। परिणाम अनिश्चित है लेकिन आप असफलता से डर रहे हैं तो आप खुश होंगे, बताइए। खुश तो होंगे नहीं। बी दुश्चिंता, बिल्कुल हो सकते हैं। आपके अंदर उम्मीद होगी, अगर आप असफल होने का डर है तो आपके अंदर उम्मीद थोड़ी ना है, बोरियत भी नहीं होगी, आपके अंदर क्या होगा, दुश्चिंता होगी। आप डरे होंगे, दुश्चिंता होगी, आपको अंदर चिंता होगी, एंग्जाइटी होगी, क्योंकि आपको असफलता का डर है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। विद्यार्थियों को किस तरह के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, बल्कि बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बार आ जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यू तो सारे हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि हर बार ऐसे ही रिपीट होगा। तो अगर किस तरह के लक्ष्य निर्धारित के लिए बच्चों को हमें प्रेरित करना है, हमेशा आप टिक कीजिएगा महारत उन्मुखी, मास्टरी ओरिएंटेड जो होता है उसकी को आपको टिक करना है, ध्यान रखिएगा, मास्टरी ओरिएंटेड को ही टिक करना है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, अगला प्रश्न है कि अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया को जांचने, मूल्यांकन करने और तदनुसार परिवर्तित करने की योग्यता क्या कहलाती है, तो बताइए। स्वयं की चिंतन प्रक्रिया को आप जांचें, मतलब थिंकिंग ऑफ थिंकिंग कहलाती है। ये प्रत्यय स्मरण तो है नहीं,
आप ये क्या है, स्मरण तो है नहीं, रटना भी नहीं है, ध्यान भी नहीं, ये क्या है, मेटा कॉग्निशन है, अधिसंज्ञान है या फिर परासंज्ञान है। थिंकिंग ऑफ थिंकिंग है, ध्यान रखिएगा, मेटा कॉग्निशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपनी सोच को जांचने लगते हैं तो वही अधिसंज्ञान, परासंज्ञान या फिर मेटा कॉग्निशन कहलाता है। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। आप कितने आंसर्स को सही किए हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम लोग उसको ज़रूर देखेंगे। साथ ही अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उससे ज्वाइन हो जाइए, आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।